स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर 5 मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की। जो 5 मेजर चैप्टर्स हैं उनमें से पहला है मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा केमिकल पीरियोडिसिटी, चौथा केमिकल बॉन्डिंग और पांचवा आईयूपीएसी। तो देखते हैं क्या क्या है मेजर चीजें इसके अंदर। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड एमसीक्यू बेस्ड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं इनके अंदर। तो स्पेसिफिकली ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोलालिटी पर या मोलारिटी पर। तो मोलालिटी का हर बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। मोलालिटी का जो ये जो फॉर्मूला है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप इंप्लाई करोगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो क्वेश्चन के अंदर HCl का वेट 18.25 ग्राम दिया हुआ है और 500 ग्राम वाटर के अंदर इसे डिसॉल्व कराया है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5 और क्वेश्चन में गिवन वेट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18.25। तो यहां से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है ग्राम्स के अंदर 500 ग्राम्स। अब मोलालिटी का यहाँ से आप फॉर्मूला पुट कर दो। तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपको ओपन करके आ गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो उसे सॉल्व करते ही मोलालिटी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। खास बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो मोलालिटी है इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम नहीं आता, केवल और केवल मास आता है। और जिन चीजों के फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आता वो चीजें टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से बताइए किसकी यूनिट नहीं है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर यूनिट नहीं है ये पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और मेटालिक कैरेक्टर। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। याद कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसकी केवल और केवल वैल्यू होती है। तो वैल्यू इसकी 1.7 से कम या 1.7 से अगर ज्यादा है तो कंपाउंड आयनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट नेचर कंपाउंड के अंदर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से क्वांटम नंबर का सेट सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन के अंदर आपको चारों सेट दिए हुए हैं। तो चारों सेट की वैल्यूज आपको याद करनी है। चारों सेट की जो वैल्यूज हैं वो आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। जो स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन जो मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि इनमें से कौन सी चीज टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, तो आपको याद रखना है मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। लेकिन क्या केवल अकेली मोलैलिटी है? तो केवल अकेली मोलैलिटी नहीं है। मोलैलिटी के साथ साथ अगर आप बात करते हो मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन जो है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है और जो मोल है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन। तो सही ऑप्शन हुआ डी, ऑल द अबव। यानी कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल, ये सब के सब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। करेक्ट सेट के अंदर NLM की आपको वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप चलो तो क्वेश्चन के अंदर आपको n की वैल्यू दी हुई है पहले ऑप्शन के अंदर 1, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +2। तो l की वैल्यू जो होती है वो 0 to n-1 रन करती है। तो जब n 1 है तो l तो कभी 1 होगा ही नहीं, तो ये सेट गलत हो गया। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उस सेकंड ऑप्शन के अंदर आप चेक करो तो सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको जो n है वो दिया हुआ है 2, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हो -1 to -L2 + l। तो -L2 + l लगाओगे तो +1 तो आ ही जाएगी वैल्यू। इसके अलावा थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू 3 दे रखी है, l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू -2 पॉसिबल है, l की वैल्यू 1 पॉसिबल है या नहीं है। तो l की वैल्यू 0 to n-1 रन करती है, तो 0 to n-1 अगर आप पुट करोगे तो l की वैल्यू 1 तो आ ही जाएगी। सही है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। डी वाले ऑप्शन के अंदर चेक करो तो डी वाले ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, l की वैल्यू आपके पास 1 है, l की वैल्यू आपके पास 4 है और m की वैल्यू आपके पास -2 है। तो अगर इन सभी को आप चेक करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, सेकंड वाले ऑप्शन सही है हमारे पास, क्योंकि n अगर 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप चेक करो तो थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 1 है, लेकिन m की वैल्यू -L2 + l चलती है। तो -L2 + l चलेगी तो -2 तो आ ही नहीं सकता है। तो सही आंसर क्या हुआ उसका? बी। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है।
और इनका आपको मेटालिक कैरेक्टर लगाना है। मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर आपको बताना है क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है पीरियड के अंदर और डाउन द ग्रुप आने पर इंक्रीज करता है। तो पोटेशियम सबसे पहले आएगा, हाईली मेटालिक होगा। पोटेशियम के बाद नंबर आएगा मैग्नीशियम का, उसके बाद नंबर आएगा एल्यूमिनियम का और लास्ट में नंबर आएगा बोरॉन का। तो सही ऑर्डर जो हो गया मेटालिक कैरेक्टर के अंदर, तो हाईएस्ट हो गया पोटेशियम का क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आता है, उसके बाद मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है और बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों थर्टीन ग्रुप में आते हैं और डाउन द ग्रुप आने पे इंक्रीज करती है। तो एल्यूमिनियम की मेटालिक कैरेक्टर की वैल्यू बोरोन से ज्यादा होगी। तो सही आंसर हुआ पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरोन। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आपको आउट ऑफ मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो पूरी पीरियड टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है फ्लोरीन, जो कि एक हेलोजन है और जितनी भी हेलोजन होती है उनका जीईसी होता है NH2NP5। अब फ्लोरीन की बात हो रही है तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो एन की वैल्यू आप इसमें 2 पुट कर दो तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपके पास 2s2 2p5। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम की कोवेलेंसी इस गिवन कंपाउंड में कितनी होगी। तो एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है और जितने भी थर्ड पीरियड के मेंबर होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी जो रन करती है वो रन करती है 6। अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि थर्ड पीरियड के मेंबर्स की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। तो सही आंसर क्या हुआ, 6। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है आपको पैरामैग्नेटिक आयन बताना है, पेयर बताना है पैरामैग्नेटिक आयन का। तो पैरामैग्नेटिक वर्ड का मतलब होता है ऐसे आयन जिनके अंदर की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एटम या आयन जिनमें की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और आपसे तो आयंस पूछे तो सारे आयंस ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे आपको आयंस दिए हुए हैं। इनके एटम्स के एटॉमिक नंबर है 21, 22। कोबाल्ट का होता है 27, निकल का 28 और कॉपर का 19। अब आप इसका कन्फिगरेशन कैलकुलेट कर लो। तो स्कैंडियम का हो गया 3d14s2, टाइटेनियम का 3d24s2, कोबाल्ट का 3d74s2, निकल का 3d84s2 और कॉपर का 3d10 4s1। तो ये हो गया इनके कन्फिगरेशन। अब आपको इनके आयंस बनाने हैं। तो मान लो आप स्कैंडियम का +3 आयन बनाते हो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने पे 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, डी का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एक भी अनपेयर्ड, एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा ऑर्बिटल में, तो अनपेयर्ड का काम ही खत्म हो गया। इसके अलावा टाइटेनियम का +3 आयन बनाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ही 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक आंसर तो यही हो गया Ti+3। दूसरा ऑप्शन चेक करो तो कोबाल्ट भी हो जाएगा। कोबाल्ट +2 के अंदर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, कोबाल्ट +2 के अंदर, सॉरी 4s में से नहीं, 3d में से, 3d में से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो डी में अनपेयर्ड कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। इसके अलावा आपके पास जो है निकल, निकल +2, उसके अंदर बचेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और कॉपर के अंदर अगर आप निकालते हो तो कॉपर +1 में दिया हुआ तो D10 कन्फिगरेशन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। तो आपके पास जो सही आंसर हुआ उनमें से पेयर आना चाहिए Ti+3, CO+2, Ni+2। अब Ti, CO, Ni ऑप्शन वो होगा जिसमें कि इन तीनों में से कोई भी 2 आयन एक साथ आ जाएं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करो तो एक तो Ti ले लो और एक आपके पास Ni+2 ले लो, तो सही आंसर हो गया आपके पास डी वाला। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आपसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अगले के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात, कि इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करता है जिस पर। तो एल पर, एन पर, एल पर, मैग्नेटिक पर या स्पिन पर। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मुला होता है mvr=h/2 √LL+1। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप चलते हो तो इसमें कौन सा क्वांटम नंबर आ गया, एल आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। क्रोमियम के अंदर पूछा जा रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछी जा रही है क्रोमियम के एटम में। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। कन्फिगरेशन अगर आप करते हो तो आएगा आर्गन 3d5 4s2 निकल करके, सॉरी 3d5 4s1 निकल करके। तो टोटल मिला के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ रही है क्रोमियम के अंदर, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास क्रोमियम के अंदर, तो ये हो गए टोटल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो गई, 6। टोटल मिला के हो गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है क्वेश्चन के अंदर कि सिलिकॉन और ब्रोमीन मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं, जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ब्रोमीन एक हेलोजन है तो ब्रोमीन की वैलेंसी हो गई 1 और सिलिकॉन बिलोंग करता है 14 ग्रुप से, वैलेंसी हो गई 4।
तो जो कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि SiCl4 बनता है। तो कंपाउंड का नाम हो गया SiBr4। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेयर गैसेस किनको बोलते हैं। तो जितनी भी नोबल गैसेस होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब आती है नोबल गैसेस के अंदर, इनको बोला जाता है रेयर गैसेस। अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 137 और एलिमेंट का नाम बताना है उसका आईयूपीएसी। तो सीजियम का सिंबल होता है CS, एटॉमिक नंबर होता है इसका 137, और अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम निकालोगे तो 137 के लिए हो जाएगा अनट्राइसेप्टियम। उसके बाद आ जाओ, तो क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा मोल के अंदर होते हैं, क्योंकि एक मोल में हमेशा कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 × 10⁻23। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि 18 ग्राम 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 18 ग्राम वाटर है, 1.8 ग्राम वाटर है, या 18 मोल्स वाटर है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें मिलेंगे आपको, 18 मोल्स वाटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि आपको बोरॉन के दो आइसोटोप दिए हुए, एवरेज मास निकालना है। तो एवरेज मास जनरली तभी बनता है, निकलता है जब आपको क्वेश्चन में आइसोटोप गिवन हो। तो आपको बोरॉन 10 और बोरॉन 11 दो आइसोटोप दिए हुए हैं, इनकी परसेंटेज दी हुई है 19 और 81%। अब आपको एवरेज मास निकालना है। तो निकालने के लिए पहले आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज प्लस दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाए वो इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन के अंदर के शेल किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। पहला शेल है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 4 में से कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी। तो 4 में से कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो 3 की तो सेम हो जाएगी, कौन सा प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। आखिरी क्वांटम नंबर कौन सा हुआ, स्पिन, केवल इसी की वैल्यू डिफर कर जाएगी। उसके बाद हुन्स रूल के बारे में याद रखना है। हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। बोर्सबरी रूल N+L रूल बोला जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें कि लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली एटम्स का रेशियो निकालने के लिए होता है। उसके बाद एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो निकालने के लिए 2l+1 रूल होता है। एन की वैल्यू निकालने के लिए उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो जाएगी 4l+2 के इक्वल। तो ये इसका सही आंसर हुआ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का GEC जिसको बोला जाता है, कन्फिगरेशन n-1 D1 to 10 NS1 और 2, और इनर ट्रांजिशन का n-2 F1 to 14 n-1 D0 या 1 और NS2। तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और ये वाला ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में आने वाला डिफरेंस बताना है। सिग्मा और पाई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जबकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है और पाई बॉन्ड वीक की कैटेगरी में आता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड और साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट कर सकता है, पाई बॉन्ड के अबाउट मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट नहीं करता है, जबकि रोटेशन कहलाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में सेलेक्टेडली इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड दे देता है, उनके मासेस निकालने होते हैं। ज्यादातर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही दिए जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जैसे कि एक एग्जांपल है KMnO4 का, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो स्पेसिफिकली इसको तो याद ही कर लो, KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास हाईली इंपॉर्टेंट है, 156 होता है इसका मास। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है 4D सबशेल्स की। तो 4D के अंदर n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -2 से +2 और स्पिन वैल्यू प्लस या -1/2। 0.0025 करना सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। अरेंज कर लो तो 2 × 10⁻⁴ हो गया। तो टोटल मिलाकर के दो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट आपको बताना है, आंसर होगा सोडियम। अगले क्वेश्चन में है आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट, तो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट याद कर लो, किलो जूल पर मोल। उसके अलावा कैटायन और एटम, तो सोडियम का कैटायन है, सोडियम का एटम है। हमेशा कैटायन अपने एटम से छोटा होता है, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटम। अगला क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड दिया हुआ है और क्लोरीन का एक ऑक्साइड दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है कौन सा बेसिक है क्वेश्चन के अंदर। तो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। बेसिक ऑक्साइड की पहचान वाटर में डालने पर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और एसिडिक ऑक्साइड की पहचान वाटर में डालने पर आपको ऑक्सी एसिड तैयार करके देगा। तो Cl2O7 को जैसे आप वाटर में डालोगे तो वो आपको बना के देगा HClO4, और Na2O को वाटर में डालोगे तो बना के देगा NaOH। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आपके पास एक एलिमेंट है जिसका कि IUPAC नाम आपको निकालना है, और सिंबल दिया हुआ UNO, तो नाम हो गया अनिलोक्टियम, एटॉमिक नंबर हो गया 108। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो ऑर्बिट हमेशा स्फेरिकल होते हैं, जबकि ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल और डंबल शेप का होता है। ऑर्बिटल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से, और ऑर्बिटल होता है SPDF। ऑर्बिट के लिए निकालने के लिए फॉर्मुला, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फॉर्मुला होगा 2n², जबकि ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन ऑर्बिट निकालने का तरीका होता है n²। ऑर्बिटल वो स्पेस होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होती है। बाकी क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इंप्लाई करने के लिए आप लगा दोगे M1V1 = M2V2, इसे डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलते हैं। काफी क्वेश्चंस के अंदर डाइल्यूशन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में से। और बाकी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना ही है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोर मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन अगर तीसरी से दूसरी ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है तो कितना एनर्जी का चेंज आएगा। तो nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है -13.6/n²/2z²। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के अंदर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी का चेंज निकालना है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरी से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा तो E3 - E2 कर लो, तो एनर्जी का जो चेंज आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आ जाए वो अब इसका आंसर हो गया। इसके अलावा हाइजेनबर्ग एटॉमिक स्ट्रक्चर में से पूछा जाता है हाइजेनबर्ग रूल। तो रूल है Δx × Δp = H/4π। दूसरा है तुम्हारे पास हुन्स रूल, तो हुन्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर तब तक नहीं करनी है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड मिल ना जाए, ताकि स्पिन वैल्यू जो हो वो हाईएस्ट हो। तो स्पिन वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, +3/2। पेयरिंग नहीं करी जाती है। जीमन इफेक्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, तो जीमन इफेक्ट के अंदर मेन लाइन का फाइन लाइन में स्प्लिटिंग जब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जीमन इफेक्ट बोला जाता है। और अगर यही स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाए, मेन लाइन फाइन लाइन के अंदर अगर स्प्लिट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाए, तो इसी को आप स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट में डिफरेंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग जो होती है वो कहलाती है स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहलाती है जीमन इफेक्ट। ऐसी क्वेश्चन है, मान लो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे मान लो अगर हीलियम का ले लेते हैं केस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो मॉलिक्यूल में होगा 4 इलेक्ट्रॉन। कन्फिगरेशन करोगे तो आएगा σ1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग -2। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आंसर कितना हो गया, 0, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 NB - Na। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 - 2 आंसर कितना हो गया, 0। तो क्योंकि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है, जिसकी वजह से ये लोग मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन है जैसे कि NH3 और NF3, किसका डायपोलमेंट ज्यादा, किसका डायपोलमेंट कम। तो जो NH3 है वो ज्यादा पोलर है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल का नेट डायपोल ऊपर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। जबकि NF3 के केस के अंदर नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का नेट डायपोलमेंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसलिए NF3 जो है उसका डायपोलमेंट कम है, वो कम पोलर है, जबकि NH3 जो है वो ज्यादा पोलर है, डायपोलमेंट ज्यादा होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर, लॉजिक यही लगाना है।
सिमिलरली अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया पिरामिडल है जबकि मीथेन टेट्राइडल है। तो रीजन ये है कि भाई अमोनिया के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो होती है वो पिरामिडल होती है। जबकि मीथेन के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं होता है, कंपाउंड का कोड होता है 440, इसलिए मीथेन की शेप टेट्राइडल होती है। O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, इनके बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने हैं, अरेंज करने हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करो, ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन नोट कर लो। जब आप ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन लिख लोगे तो आप ये चेक कर लो कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए। यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। तो ऑक्सीजन का जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो वैल्यू आएगी 1/2, बॉन्डिंग में टोटल मिला के आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में आएंगे टोटल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप कैलकुलेशन जैसी निकालते हो तो 10 - 6 करते हो डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है। जबकि O2 पॉजिटिव के अंदर O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग से, तो एंटी बॉन्डिंग में रह जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। और O2 नेगेटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, तो एक्सेप्ट होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, तो पहले 6 थे अब हो गए 8, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से 1। तो ये हो गया आपके पास इसका ऑर्डर। अगले क्वेश्चन में आओ, आईपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो। कंपाउंड का नाम बताना है, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट चेन हो गई कार्बन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड दिया हुआ है CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब आपको कंपाउंड का आईयूपीएसी कैलकुलेट करना है, क्या नाम आएगा कंपाउंड का। तो इस कंपाउंड को आप चेक करो तो ये कंपाउंड एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। इसमें CHO ग्रुप जो है वो सुपीरियर ग्रुप है और OH जो है इंफीरियर ग्रुप है। तो CHO के कार्बन से आप 1 नंबर दे दो, सेकंड नंबर पे मिथाइल बार है, 4th नंबर पे हाइड्रोक्सी बार है। तो हाइड्रोक्सी का H पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा, तो नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। तो ये हो गया कंपाउंड का सेलेक्टेडली नेम इसका। उसके बाद अगला कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आप चेक करो तो टोटल मिलाकर के लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं और सेकंड और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप बाहर है और सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कंपाउंड का नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। सिमिलरली अगला कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इस कंपाउंड के अंदर आपको आईयूपीएसी निकालनी है इसकी। तो आईयूपीएसी क्या निकल करके आएगी इसकी, तो भैया आप नंबरिंग जो करोगे वो करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। Cl को मिलेगा सेकंड नंबर और CH3 को मिलेगा 4th नंबर, चेन के बाहर हो गए ये दोनों। तो 1 2 3 4 5, 4th पर मिथाइल बाहर है, सेकंड पे क्लोरो बाहर है। अल्फाबेटिकली क्लोरो का सी पहले आएगा तो नाम हो गया 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है याद रखनी है, बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी होती है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और नोबल गैसेस जितने भी होते हैं इनकी 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्योंकि नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है 0। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की, क्लोरीन से हमेशा कम होती है क्योंकि फ्लोरीन में साइज छोटा होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाता है। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस को आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन। कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और डाउन ग्रुप आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो सबसे कम हो गया आपका पास सिलिकॉन का नंबर आएगा, फिर कार्बन का, फिर फास्फोरस का, उसके बाद नाइट्रोजन का। तो ये है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिलेट करने की कुछ इक्वेशंस हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके अंदर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। स्पेसिफिकली एल्कीन्स और एल्काइंस की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है। तो एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो एल्कीन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। इस हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है, शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ड्रॉ करने के लिए स्पेसिफिकली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन के जो हाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो आपस में एक दूसरे के साथ लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे
और इस लेटरल ओवरलैपिंग से तैयार हो जाएगा पाई बॉन्ड। बाकी सराउंडिंग में आपको 4 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं और हाइड्रोजन का होता है 1s1, तो s ऑर्बिटल इनके हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड बाहर की तरफ बनाएंगे, तो टोटल मिलाकर के मॉलिक्यूल के अंदर 5 सिग्मा